हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है एसोसरीज ऑन इक्विपमेंट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसोसरीज होती क्या है। देखिए, जो गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट है उसी को हम लोग ऑक्सी फ्यूल या फिर ऑक्सी एसिटिलीन इक्विपमेंट के द्वारा भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम दोनों तरीक़ों से यूज करते हैं, गैसेस में भी और वेल्डिंग में भी। तो इस जो वेल्डिंग करने में गैस के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिक के द्वारा, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, जो गैस के द्वारा हम वेल्डिंग करते हैं, तो इन प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है या फिर जो चीज़ें जो वस्तुएं हमारी सहायता करते हैं, हम लोग उसी को एसोसरीज कहते हैं, जिनको वेल्डिंग एसोसरीज या फिर कटिंग एसोसरीज के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग उसके बारे में आगे जानते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ें एसोसरीज के अंतर्गत आती हैं और उनका क्या क्या काम होता है और वो कहाँ यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले देखिए, गैस कटिंग एसेसरीज और इक्विपमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे पहला है फ्लैशबैक अरेस्टर, दूसरा है हॉस सेफ्टी क्लिप, है ना, हॉस पाइप, इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना, कटिंग नोजल, रेगुलेटर्स, इलेक्ट्रोड ओवन, फायर एक्सटिंग्यूशर, वायर ड्राइव यूनिट, है ना। फिर उसके बाद वेल्डिंग केबल्स, वेल्डिंग टिप क्लीनर, गैस कटिंग टॉर्च, स्पार्क लाइटर, गैस सिलेंडर के की। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमें गैस वेल्डिंग या फिर कोई भी वेल्डिंग और कटिंग की प्रक्रिया जितनी भी होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा बैकअप तैयार करती हैं हमारे लिए, जिसके द्वारा हम उस ऑपरेशन को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो आइए इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि ये दिखने में कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि एसेसरीज और इक्विपमेंट में फ्लैशबैक अरेस्टर और हॉस पाइप के बारे में। ठीक है, हॉस पाइप क्लिप। तो देखिए, फ्लैशबैक अरेस्टर जो होता है वो गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है, उस सिलेंडर के रेगुलेटर में भी लगा होता है और हमारे जो वेल्डिंग टॉर्च है उसके पीछे भी लगा हुआ होता है। इसका एक काम होता है, देखिए फ्लैशबैक अरेस्टर का एक काम होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के लिए ये अलग अलग लगाए जाते हैं। इसका काम ये है कि फ्लैशबैक जब भी हो, जैसे हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से फ्लेम निकल रही है, या फिर हम वेल्डिंग कर रहे हैं जहाँ से फ्लेम निकल रही है, तो कई बार होता क्या है कि हमारा हाथों का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से जो हमारा नोज़ल होता है जहाँ से हमारा फ्लेम निकल रहा होता है वो अचानक से सरफेस से टच हो जाता है या फिर उसमें कण फंस जाते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी ज्वाला जल रही होती है बाहर की तरफ, वो ज्वाला अचानक से वैक्यूम में क्रिएट होके अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ जाती है तो यही फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है, फ्लैशबैक अरेस्टर उस ज्वाला को ना तो हमारे ब्लो पाइप तक पहुंचने देती है, जो हमारा हॉस पाइप लगा हुआ है जिसके थ्रू गैस आ रही है, उसमें क्या होता है ना उसके तक पहुंच जाती है। और बाई चांस अगर जो ज्वाला है उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर बाई चांस हमारे जो कटिंग टॉर्च के पास जो लगा हुआ है फ्लैशबैक अरेस्टर, ये अगर काम नहीं कर पाता है, तो हमारे रेगुलेटर से ठीक पहले जो फ्लैशबैक अरेस्टर लगा हुआ है वो उस फ्लेम को ठंडा कर देता है, उस आग को वहीं बुझा देता है और हमारे सिलेंडर तक नहीं पहुंचने देता। तो फ्लैशबैक अरेस्टर जब गैस वेल्डिंग या फिर जब गैस कटिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे वेल्डिंग और कटिंग के प्रोसेस करते समय। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए देखिए इसमें कैसे होता है। ऑक्सीजन के लिए तो ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन और एसिटिलीन के लिए लाल कलर का। लेकिन बाई चांस अगर इन दोनों पे स्टिकर्स ना लगे हो तो हमको इसको पहचानने के दो और तरीके हैं। पहला है कि इसमें देखिए इसमें जो थ्रेड कटे हुए होते हैं, ठीक है, इसमें जो थ्रेड कटे, जो चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं, जो ऑक्सीजन वाला फायरबैक अरेस्टर होता है ना, जो फ्लैशबैक अरेस्टर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज जो चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वाले में क्लॉकवाइज कटी होती हैं, और वहीं ठीक उसी का उल्टा, है ना, जो एसिटिलीन वाला है उसमें जो चूड़ियाँ कटी होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जिस तरफ हम खोलने के लिए घुमाते हैं उल्टे हाथ की तरफ, है ना, उस तरफ अगर हम एसिटिलीन वाले को घुमाएंगे तो वो क्या होगा, टाइट होगा। ठीक, ये तो पहला ऑप्शन हो गया कि इससे हम पहचान सकते हैं। और दूसरा होता है जो इसके देखिए नट, देखिए यहाँ पे एडजस्टिंग नट जो लगे हुए हैं, इस देखिए ऑक्सीजन वाले नट पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का ग्रुप नहीं कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन एसिटिलीन वाले पे देखिए यहाँ पे एक छोटा छोटा ग्रुप कटा हुआ है हर फनल पे, है ना, हर पृष्ठ पे एक ग्रुप कटा हुआ है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि एसिटिलीन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हॉस पाइप क्लिप पे। देखिए हॉस पाइप क्लिप क्या करता है, इसका काम है पाइप, जो हॉस पाइप हम यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलेटर या फायरबैक अरेस्टर का जो एडजस्टिंग पॉइंट होता है, जो सॉकेट होता है, उस सॉकेट पे पकड़ बनाए रखने के लिए। ठीक है, पाइप को हम कहीं पे जब सॉकेट के ऊपर चढ़ा दिए,
उस सॉकेट से वो प्रेशर के द्वारा निकले ना, उसी को हम क्लैंप कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, इसे हॉस पाइप क्लिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो हॉस पाइप होते हैं। देखिए हॉस पाइप कैसे होते हैं। हॉस पाइप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको एक दिख रहा होगा, इसमें दोनों साइड से कनेक्टर होते हैं, जिसमें एक हमारा रेगुलेटर में जाके लगता है और दूसरा हमारे वेल्डिंग टॉर्च या फिर कटिंग टॉर्च में लगता है। तो हॉस पाइप ये रबर के बने हुए होते हैं, मोस्टली अधिकतर रबर के यूज़ किए जाते हैं, जिनके अंदर से प्रेशर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है। और जो हॉस पाइप होता है एसिटिलीन के लिए लाल कलर का ही यूज़ किया जाता है, ताकि हमें अगर कोई दिक्कत आई बाद में पाइप में कहीं पे भी लीकेज आई तो हमें ये पता लग सके कि रेड वाली पाइप में लीकेज है या फिर ग्रीन पाइप में। ग्रीन पाइप या फिर ब्लू पाइप या फिर ब्लैक पाइप, ये तीनों पाइपें जो है वो ऑक्सीजन के लिए हमेशा यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर पे। इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है वो इलेक्ट्रोड को पकड़ने का काम करता है। जब भी हम SMAW या फिर MMAW का वेल्डिंग करते हैं तो उस समय पे जो इलेक्ट्रोड, जो हमारा स्टिक इलेक्ट्रोड है, उसको हमको पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके द्वारा हम आर्क बनाएंगे और अपनी वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं गैस वेल्डिंग नोजल, जो गैस कटिंग नोजल। देखिए गैस कटिंग नोजल जो होता है उसका काम क्या है, फ्लेम को बनाए रखना और इसके द्वारा एक प्रेशर, देखिए इसमें बहुत सारे होल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आगे जो कटिंग नोजल होता है इसमें बहुत सारे होल होते हैं, और जो वेल्डिंग नोजल होता है उसमें सिर्फ एक होल होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इन होल का काम क्या है। देखिए ये जो होल है ना, जो साइड वाले होल हैं, इन सारे होल का मेन काम होता है फ्लेम का जो बाहरी आवरण होता है उसको बनाए रखना। ठीक है, या फिर इनर कोन को बनाए रखना। और जो बीच वाला होल है उसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन का प्रेशर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो मेटल है जो एकदम गलनांक बिंदु तक पहुंच चुका है ना, बस गलने वाला होता है, उसको हम लोग ऑक्सीजन का प्रेशर देके उस जगह से अलग कर देते हैं। उस जगह का जो मेटल है उसको हम लोग स्लैग के रूप में बहा देते हैं। ठीक है, तो ये गैस कटिंग नोजल का काम हो गया। उसके बाद आता है C2 या फिर मतलब जो ऑक्सीजन या फिर एसिटिलीन रेगुलेटर। देखिए रेगुलेटर को भी पहचानने का एक ही तरीका होता है। इसकी जो इससे जो प्रेशर रेगुलेटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं, इन गेजेस को भी हम पहचान सकते हैं। इनके अंदर का जो कलर होता है, ठीक है, वो रेड कलर का है तो वो एसिटिलीन के लिए है, और अगर वो ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर का है तो वो ऑक्सीजन के लिए यूज किया जाता है। ये दो स्टेप में आते हैं, है ना, पहला सिंगल स्टेज और दूसरा डबल स्टेज। डबल स्टेज रेगुलेटर ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है। ये जब सिलेंडर में, जैसे एक सिलेंडर है उसके अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे जो उससे हमें लेना है वो भी कम होगा। अगर हम सिंगल स्टेज लगा के रखते हैं तो सिंगल स्टेज में क्या होता है, अगर सिलेंडर का प्रेशर लो होता है, ठीक है, तो हमारे जो रेगुलेटर का प्रेशर है, जो आउटपुट प्रेशर हमें मिल रहा है, वो प्रेशर भी लो हो जाएगा। लेकिन हम डबल स्टेज जब रेगुलेटर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर सिलेंडर का प्रेशर अगर कम भी हो गया हमारा, ठीक है, सिलेंडर का प्रेशर बहुत कम हो गया है, लेकिन हमें जो वर्किंग प्रेशर चाहिए, जो काम करने के लिए आउटपुट प्रेशर चाहिए, वो हम इस रेगुलेटर के द्वारा बढ़ा के ले सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर का काम मेन यही है कि जो सिलेंडर के द्वारा जो गैसें निकल रही हैं उनको कंट्रोल करना, उनके प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोड अवन पे। इलेक्ट्रोड अवन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोड हम पहले ही बता चुके हैं आपको, पिछली वीडियोस में आप लोगों ने जाना है कि इलेक्ट्रोड जो होता है उनको स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्टोरेज करने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि स्टिक इलेक्ट्रोड क्या है, इसमें अगर नमी लग गई है ना, पानी लग गया, तो इस इलेक्ट्रोड का जो ऊपर का फ्लक्स होता है वो ख़राब हो जाता है, जिस वजह से हमारा वेल्ड बीट जो होता है वो ढंग से नहीं बन पाता, आर्क बनाने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इलेक्ट्रोड अवन इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे जो इलेक्ट्रोड है उनको हम नमी से बचा सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं एक्सटिंग्यूशर। देखिए एक्सटिंग्यूशर एक एसेसरीज भी है और एक टूल भी है, एक इक्विपमेंट भी है। ठीक है, ये दोनों में आता है। तो एसेसरीज में ये ऐसे आता है कि हम कहीं पे लगा हुआ है आग, तो वहाँ पे हम लोग एसेसरीज आग से बचने के लिए इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये सहायता करता है हमें बचाने में। और इक्विपमेंट ये इस तरीके से है कि इसको हम यूज़ करके तुरंत आग को बुझा भी सकते हैं। ठीक है, ये सहायता के साथ साथ निवारण भी करता है। तो ये हम लोग को इक्विपमेंट और जो एसेसरीज है दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग वायर फीड जो यूनिट है। देखिए मिग वेल्डिंग में जब भी आप जाने हैं, उसका प्रोसेस आप लोगों ने पूरा जाना हुआ है, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो जो मिग वेल्डिंग का जो वायर फीड यूनिट होता है उसका मेन काम क्या होता है, हमें जो कोर वायर चाहिए वेल्डिंग के लिए, जो फिलर मेटल चाहिए मिग वेल्डिंग के प्रोसेस के अंतर्गत,
है ना, वो वायर को लगातार फीडिंग देना, लगातार उसको हमारे पास भेजना। किसके जरिए? फीड यूनिट के जरिए वो लगातार हमें भेजते जाता है उस वायर को, उस कोर वायर को, जो हम फिलर मेटल के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर हमारा वेल्डिंग केबल, जब भी हम MMAW या फिर SMAW वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमें वेल्डिंग होल्डर में और वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग होल्डर तक के बीच की जो दूरी होती है, उसको उस दूरी तक हम लोग वेल्डिंग केबल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नॉर्मल केबल जो होते हैं, नॉर्मल केबल के द्वारा हम लोग वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको हम नहीं कंप्लीट कर सकते। तो इसीलिए वेल्डिंग केबल जो होता है, इसमें एक ऊपर में रबड़ का बहुत मोटा कवर होता है, जो कि हमारे वायर को, जो केबल है उसको टूटने से या फिर उसको जलने से, बाकी और जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं उससे बचाता है। ठीक है। और साथ साथ ही इसमें ये दो तरीके के होते हैं, पहला एल्यूमिनियम होता है और दूसरा कॉपर। तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का वायर क्या है, इसके द्वारा हम लगातार अगर काम करेंगे तो ये वायर, ये जो केबल्स हैं वो हीट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। जो कॉपर वायर है, कॉपर केबल्स हैं, वो अच्छा चालक देते हैं और इसके द्वारा हमें करंट बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ठीक। तो अर्थिंग या फिर हम जो मेन होल्डर वायर जाता है उसमें हम लोग वेल्डिंग केबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक। उसके बाद है वेल्डिंग टिप क्लीनर। जब भी हम मिग वेल्डिंग करते हैं तो मिग वेल्डिंग में क्या है कि हमारा जो कोर वायर है, ठीक, जो कोर वायर हमारे टॉर्च के थ्रू, हमारे जो नोजल के थ्रू निकलता है, ठीक है, तो नोजल के थ्रू जब भी निकलता है तो उसको हमें उसमें कभी कभी क्या होता है, स्पैटर, जो चिंगारियाँ हैं, जो लोहे के कण हैं, वो फंस जाते हैं। ठीक है। तो जिस वजह से हमारा जो फीड वायर है वो निकलने में असमर्थ हो जाता है। कभी कभी फीड वायर नहीं निकलता है नोजल जाम हो जाने के कारण। तो उस नोजल को हमें क्लियर करने के लिए, या फिर हमारा कटिंग, जो जब भी हम गैस कटिंग प्रोसेस करते हैं तो उसका जो नोजल होता है, उस नोजल को हमें साफ करने के लिए टिप क्लीनर का यूज़ करना पड़ता है। टिप क्लीनर में बहुत सारी पतली पतली सुइयाँ होती हैं जिनमें खांचे कटे हुए होते हैं, जो कि स्पैटर्स को छुड़ाने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद आता है गैस कटिंग टॉर्च। गैस कटिंग टॉर्च देखिए वो है जिसके द्वारा हम जो गैस वेल्डिंग टॉर्च होता है उसी का सिमिलर मेथड ये भी यूज़ होता है। इसमें भी एक मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पे दोनों गैसें आके आपस में मिलती हैं, और उसके बाद जो फ्लेम बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, हम उसको बनाने के बाद कटिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें एक अंतर यही होता है वेल्डिंग टॉर्च और कटिंग टॉर्च में। वेल्डिंग टॉर्च में जो ऑक्सीजन ब्लास्ट ट्रिगर होता है, जो लीवर होता है ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, है ना, प्रेशर के थ्रू, वो नहीं होता है। और कटिंग हमारा टॉर्च है उसके अंदर में ये लीवर दिया जाता है। बाकी सारा प्रोसेस इसका भी सेम है कि इसके द्वारा हम लोग कैसे गैस कटिंग की प्रक्रिया को या फिर गैस वेल्डिंग की प्रक्रिया को करें। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि स्पार्क लाइटर। देखिए गैस वेल्डिंग में या फिर गैस कटिंग के जो स्टार्टअप होता है, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आग लगना। ठीक है। हम लोग फ्लेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आग लगाना पड़ेगा। तो आग लगाने के लिए हम लोग माचिस यूज करते हैं जनरली, है ना, सामान्यतः। लेकिन एक वर्कशॉप के अंदर माचिस का यूज प्रतिबंधित होता है। माचिस का यूज हम वर्कशॉप के अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? माचिस में क्या होता है कि अगर उसके डब्बे में या फिर लाइटर है ना, लाइटर का जो डब्बा होता है उसमें जो फ्लेमेबल लिक्विड भरा होता है, बाई चांस अगर वो टूट गया तो फ्लेमेबल लिक्विड क्या हुआ, वर्क प्लेस पे फैल जाएगा, जिससे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो माचिस का डब्बा है, अगर उसमें एक चिंगारी चली गई, एक स्पैटर उड़ के चले गया, तो उस माचिस के डब्बे में भी आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग स्पार्क लाइटर यूज़ करते हैं वर्क प्लेस पे। इसको जब तक हम अपने हाथों के द्वारा पुश नहीं करेंगे, स्लाइड नहीं कराएंगे, तब तक इसमें आग लगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो स्पार्क लाइटर ही हमें एक वर्कशॉप के अंदर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद गैस सिलेंडर की। देखिए गैस सिलेंडर की क्या होता है, जो गैस सिलेंडर होते हैं हमारे, चाहे वो एसिटिलीन के हो, चाहे ऑक्सीजन के हो, चाहे CO2, चाहे अन्य जितनी भी गैसें यूज़ होती हैं वेल्डिंग के दौरान, वो सारी गैसें, उन सारी गैसों के में एक वॉल्व लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि उस प्रेशर को बनाए रखता है। और प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए उसके लिए सिलेंडर की का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें एक सिलेंडर की में एक खांचा कटा हुआ होता है जो कि सिर्फ उस वॉल्व को खोलने का काम करती है। ठीक है। तो इसकी में देखिए यहाँ पे खांचे दो बने हुए हैं, दोनों के द्वारा हम लोग गैस सिलेंडर को खोलने का काम करते हैं, जिसके द्वारा प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट और एसेसरीज, गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के थ्रू जो भी हमें एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, है ना, या फिर अक्सर यूज जिनकी सहायता से हम वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो
ये सारी आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखेंगे।